इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। किसान साथियों, आस्था, प्रार्थना और दुआ तीनों ही अदृश्य हैं, लेकिन ये असंभव को संभव बना देती हैं। बहुत खूब बात, बेहद खूबसूरत सा विचार जो जीवन की सच्चाई को बयां कर रहा है। और इसी विचार के सहारे अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हुए आप लोगों से पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज आपको बताना है कि बीजू नारियलों के चुनाव का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही जवाब आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, जैविक खाद ऐसी प्राकृतिक खाद है जो पौधों, पशुओं और अन्य जैविक अवशेषों के अपघटन से तैयार की जाती है। ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, उसकी संरचना सुधारने और फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के समय में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इसलिए जैविक खाद का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। जैविक खाद कई प्रकार की होती है, जिसमें गोबर की सड़ी हुई खाद यानी FYM सबसे सामान्य और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली खाद है। कंपोस्ट खाद फसल अवशेषों, पत्तियों, रसोई की जैविक कचरे इत्यादि से तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए की सहायता से तैयार की जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली खाद है। हरी खाद यानी ग्रीन मैन्योर डैचा, सनमूंग जैसी फसलों को खेत से पलटकर तैयार की जाती है। इसके साथ नीम की खली, सरसों की खली और अन्य जैविक अवशेष पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। जैविक खाद से कई तरह के लाभ जो हैं वो प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी जल धारण क्षमता में सुधार करती है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है और पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। और इसके साथ ही मिट्टी की संरचना को ये भुरभुरा करती है, जिससे जड़ों का विकास बेहतर होता है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होती है। पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है जैविक खाद और भूमि की दीर्घकालीन उर्वरता को बनाए रखती है। साथियों, जैविक खाद का सही उपयोग इस तरह से करें कि खेतों में हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई जैविक खाद का ही प्रयोग करें और इसे बुआई और रुपाई से 15 से 20 दिन पहले ही खेत में मिलाएं। सामान्यतः 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद का उपयोग लाभकारी माना जाता है। फसल एवं मिट्टी की स्थिति के अनुसार मात्रा बदल भी सकती है। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग सामान्यतः 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाता है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद की मात्रा तय करना सबसे उपयुक्त रहता है। साथियों, किसानों को जैविक खाद के उपयोग के संदर्भ में ये सलाह दी जाती है कि फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनसे कंपोस्ट तैयार करें। गोबर और कृषि अपशिष्ट का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करें। जैविक खाद के साथ जैव उर्वरकों जैसे राइजोबियम, एजेक्टोबैटर और PLB का उपयोग करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। संतुलित पोषण के लिए आवश्यकता अनुसार जैविक और रासायनिक उर्वरकों का समन्वित उपयोग करें। अतः साथियों, जैविक खाद केवल फसल उत्पादन बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ कृषि का आधार है। यदि किसान नियमित रूप से जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो मिट्टी उत्पादकता लंबे समय तक बनी रहती है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता सुधरती है और खेती अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनती है। किसान भाइयों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं टोगापुर मायाबंदर की रहने वाली श्रीमती जयलक्ष्मी जी से और इनके साथ आज बातचीत का विषय रहेगा कृषि कार्यों से आत्मनिर्भरता।
तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं कि ये कृषि कार्यों को आजीविका के रूप में अपनाकर किस तरह से लाभान्वित हो रही हैं। जय लक्ष्मी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। अपने बारे में बताइए कि आप क्या क्या करती हैं। हम फ्रूट वगैरह लगाती हैं, सब्जी लगाती है, बकरी मुर्गी पालन करती हूँ, घर में पालती हूँ। आपके घर में कितनी जगह है? 1000 स्क्वायर मीटर जमीन है हमारे पास। जी हाँ। तो आपके पास तो बहुत पर्याप्त जमीन है। तो जय लक्ष्मी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सब्जी, फल और पशुपालन में बकरी पालन और मुर्गी पालन का काम करती हैं और इन सभी कामों से आपको जो आय मिलती है उसी से आपका परिवार चलता है। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फलों और सब्जियों के बारे में। इस समय आपके खेत में कौन कौन से फल हैं? अभी तो केला है और बनारस है जी, अनारस है। अभी इस सीजन में कटहल है, थोड़े मेरे सीजन तो ऑफ हो रहा है जी। अगर हम बात करें कटहल की, कितने पेड़ होंगे कटहल के आपके पास? 6 वैरायटी भी अलग अलग है मैडम। अच्छा, बताइए जरा उनके बारे में। उसमें बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा साइज बड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है, मीठा होता है। तो सब्जी के लिए भी सब्जी के लिए हो जाता है और कुछ जो पक जाते होंगे वो फल की तरह यूज करते हैं। हम लोग खाने में यूज करते, फिर उसके बाद हम लोग बाजार में दे देते हैं जी, बेचने के लिए। तो जब वो फल तैयार हो जाता है तो उसके बाद जो उसको लेने वाले हैं, बाजार तक पहुंचाने वाले लोग आपके घर आ जाते हैं या आपको जाना पड़ता है? नहीं, आते हैं मैडम। आपके घर आते हैं? घर में आते हैं, घर से ही ले जाते हैं। तो भाव उसका क्या देते हैं? भाव कैसे लगाते? पैसे ठीक मिलते हैं? हाँ, पैसे तो ठीक मिलते हैं मैडम, मिल जाते हैं। हाँ, मिल जाते। इसके अलावा आपने केले का जिक्र किया। केले के कितने पेड़ हैं? केले के है 50, उसमें भी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के 50 पेड़ हैं, 50 पेड़ हैं। 50 पेड़ है। तो अभी केले के पेड़ की क्या स्थिति है? केले में फल है? हाँ, केले में तो 12 मंथ्स फल होता है जी। हाँ। अभी तैयार हैं क्या खेत में? हाँ, तैयार है मैडम। तो पक्के तैयार हैं या कच्चे? क्योंकि केला भी एक ऐसा फल भी है और सब्जी के रूप में भी इसको बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित है। तो अभी केले की क्या स्थिति है? वो कच्चा है या पका हुआ है? अभी पकने वाले हैं। पकने वाले हैं, तो मतलब वो आप फल के रूप में ही बेचोगे बाजार फल में? के। फिर सब्जी केला अलग है, अलग है। हाँ, खाने के लिए यूज। अच्छा। आपने बताया कि केले और कटहल जो है वो बिल्कुल तैयार हैं अभी बगीचे में और उनकी बस तुड़ाई आपको करनी है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कीड़ों का प्रकोप हो जाता है एकदम, मतलब जब फसल पूरी बन के तैयार हो जाती है उस टाइम पे ही। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करती हैं? हम लोग उसमें जैसे कीड़े नहीं लगने के लिए नीम का पत्ता का पाउडर बना के छींटते हैं। मतलब वो पहले से ही डाल देते हैं? हाँ, फूल लगने के टाइम में फिर जैसा हम लोग को दिखता है सीजन वाइज कीड़े आ रहे हैं तो उस समय चींटी से बचाने के लिए जी हाँ, हम लोग वो सब चीज का प्रयोग करते हैं। जैसा हल्दी है जी, नीम का पत्ता है, सुखा के पाउडर बना के पानी में मिला के छिड़कना, वैसे ही हम लोग पेड़ के फल को बचाते हैं। तो इससे काबू हो जाता है क्या? हाँ, कुछ हद तक काबू हो जाता है, देखना पड़ता है। लेकिन है ना, कभी आपका नुकसान हुआ है क्या? नुकसान तो कीड़ों की वजह से नहीं होता है, पर चींटी वगैरह फ्रूट को नोचते हैं तो वो बेकार हो जाता होगा। हाँ, वेस्ट हो जाता है तो हम लोग पहले तोड़ के सब्जी खाने के लिए यूज कर लेते हैं जी। हाँ, तो इस तरह से कितने फल जो है वो वेस्ट हो जाते होंगे टोटल में से? वेस्ट होते हैं मैडम, पता नहीं होता है, पर हम लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जो बड़ा हो जाता है, थोड़ा खाने जैसा होता है, हम लोग को लग रहा है सूख रहा है, छोटा है, तो हम लोग तोड़ के सब्जी खाने के लिए यूज कर लेते हैं। के यूज में आप निकाल देते हैं उसको। हाँ, कच्चे वाले आम अगर पकने से हम लोग को खराब हो रहा है, कीड़े लग रहे हैं, तो हम लोग पहले कच्चा वाला आम तुड़वा के दे देते हैं बाजार में, नहीं तो हम लोग अपना यूज करने के लिए, अचार वगैरह बनाने के लिए। आम की क्या स्थिति है आपके बगीचे में इस समय? आम की तो अभी सीजन खत्म होने वाले हैं। अभी बड़े वाले आम है, ग्रीन कलर का जो होता है जी, उसका भी सीजन चलता है। उनमें तो ज्यादा कीड़े नहीं लगते हैं जी। छिलका उनका मोटा होता है करके, अभी वो सीजन में वही पकता है जी। तो आप ये सब जो है, ये मायाबंदर जो बाजार है, सब्जी मंडी है, वहीं तक पे ले जाती हैं या आपके यहाँ पोर्ट ब्लेयर तक भी आता है? नहीं, बाजार में ही वहाँ पे लेने के लिए आते हैं, हम लोग लेके जाके भी दे देते हैं जी। उस लोग अपना अगर बेचते हैं, उन लोग लेके आना चाहते हैं तो पोर्ट ब्लेयर भी लेके आते हैं। पोर्ट ब्लेयर भी लेके आते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इन फलों के अलावा और भी कुछ आपने उगाया है? हाँ, सब्जी की खेती है। जो सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां हैं? अभी तो लोबिया, भिंडी, बैगन, करेला, काफी सब्जियां हैं आपके पास।
तो हम बात करते हैं बैंगन की। बैंगन जो सब्जी है ये बहुत प्रचलित सब्जी है और इसके बाजार में दाम जो है ये हमेशा ही पूरे साल काफी हाई रहते हैं, है ना। लेकिन बैंगन की जो खेती है इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कीड़ों का जो प्रकोप है ये दूसरी सब्जियों से सबसे ज्यादा होता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कभी आपने अपने खेत में कीड़े देखे बैंगन की खेती में? हाँ, बैंगन में हमेशा हमें मेडिसिन डालना होता है जी। जैसे घर में हम लोग हल्दी, हरी मिर्च सब पाउडर करके, नीम का पत्ता हम लोग को जैसा 3 मंथ्स में छींटना होता है जी। पानी में मिला के हम लोग को छींट के डालना होता है। घर के जैविक खाद सब मिला के उसमें कीड़े को मारने के लिए डालना होता है। तो आप उस तरह से डालते हैं तो ये क्या इससे मतलब जो कीड़े की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है या एकदम खत्म हो जाती है? नहीं, कम हो जाता है पर खत्म नहीं होता है। फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करती हैं? कैरी से मेडिसिन लाके पौधों में पानी में मिला के छिड़कते हैं। वो तो कीटनाशक हुए, रासायनिक कीटनाशक। हाँ। तो अंत में आप रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं ताकि वो कीड़े जो हैं वो मतलब खत्म हो जाए और फसल जो है वो बचाई जा सके। अच्छा, तो इसके अलावा करेले का भी जिक्र आपने किया, करेले में भी यही प्रॉब्लम होती होगी? हाँ, करेले में भी आता है कीड़े, उनका भी हम कैरी से मेडिसिन लाके पानी में मिला के छिड़कते हैं। अच्छा, अभी आपके खेत में कौन सी सब्जी बिल्कुल तैयार है? अभी बैगन है, एकदम तैयार है। हाँ, अभी हम दे रहे हैं, हम लोग यूज भी कर रहे हैं खाने में। बैगन है, करेले है जी। बैगन का तो 12 मंथ्स ही रहते हैं। मिर्ची है, हरी मिर्च जी, वो भी हमेशा 12 मंथ्स ही मिलते हैं हमें जी। तुड़ाई जब करते हैं खेतों से आप अकेली करती हैं या आपके घर में कोई और भी है लोग जो खेती में आपके साथ लगे हुए हैं? हस्बैंड है, बेटा है, सब लोग मिलके करते हैं। तो तुड़ाई करके जब इनका भंडारण किया जाता है, देखिए एकदम से तो मार्केट में नहीं जाती है, तो कुछ समय के लिए आप अपने घर में कहीं रखते होंगे, तो वो जगह जहाँ पे आपने सब्जियों को तोड़ के सुरक्षित रखा है वो जगह एकदम सही है, वहाँ पे तो कोई नुकसान नहीं होता सब्जियों का। उसके कुछ देर बाद ही आप रखते होंगे। वो पर्याप्त जगह है आपके पास सब्जियों का भंडारण करने का? हाँ, पर्याप्त जगह है। तो आपको कितनी आय इनसे हो जाती है? हमारा घर इसी से चलते हैं मैडम। पूरी तरह से आप लोग कृषि पे ही निर्भर है। आप अपने काम से खुश हैं? हाँ, खुश है मैडम। घर चलाने में सारी जो इनकम है वो पूरी कृषि से जो होती है वो पर्याप्त है? हाँ, पर्याप्त है मैडम। जिससे बच्चा मेरा पढ़ रहा है, घर बना है, उसी से सामान वगैरह हम लोग उसी से ही खरीदते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका कोई और काम नहीं है, आप कृषि के से ही जो इनकम होती है उसी से आप अपना परिवार जो है मतलब चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आप करेला, लोबिया, बैंगन और मिर्ची ये सब्जियां जो हैं ये आपके खेत में ज्यादा होती हैं। तो इनके जो बीज हैं ये आप किस तरह से और कहाँ से लेते हैं? बीज तो हम ही लोग अपने ही पेड़ में सुखाते हैं, उनको सुखा के रखते हैं, डब्बा में बंद करके रखते हैं। अच्छा, हाँ, उसी से हम लोग उगाते हैं। हम लोग तो बाजार से नहीं लेते हैं। बीज का खर्चा नहीं होता? नहीं। मिट्टी की उपजाऊपन जो है वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य। तो उस पे कभी आपने ध्यान दिया है? हाँ, मिट्टी हमेशा हम लोग खुदाई करके क्लीन करके घास वगैरह सब साफ करके जी, उसमें खाद तो हम लोग घर के बकरी के, मुर्गे के जो भी वेस्ट रहते हैं जी, उसी का हम लोग डाल के खाद बनाते हैं जी। खुदाई करके सारा क्लीन करके हम लोग डाल के छोड़ देते हैं। पत्तियाँ जी, घास वगैरह सड़ने के लिए जैविक तरीके से जो है ना खाद बनती है वो आप अपने खेतों में डालते हैं। हमारी खेती में जो भी सब्जियां अच्छे मात्रा में उगते हैं तो ये हमारी मिट्टी देखने से पता चल रहा है कि उपजाऊ आप अंदाजा लगाते हैं कि मतलब आपकी मिट्टी जो है वो स्वस्थ है। अच्छा, अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ होगी तभी अच्छा फल अच्छा होगा, उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी और उसकी क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं पशुपालन की। आप पशुपालन में क्या करती हैं? बकरी पालन करती है। कितनी बकरियां हैं आपके पास? बकरी है 20 बकरियां। बकरियों को रखने के लिए भी घर में अलग से शेड वगैरह रखा है? हाँ, छोटी सी झोपड़ी बना के रखी है। हाँ, बकरी को गीला में नहीं रखना है बिल्कुल। हाँ, इसीलिए उसके स्वास्थ्य के लिए उसे सूखा जगह रखना है, मचान जैसा बना के रखी है। अच्छा, और साथ में उसकी सफाई जो है उस जगह की वो आप नियमित रूप से करती होंगी? हाँ, डेली सुबह सवेरे साफ करती है सारा, उनका जो भी ये रहता है वेस्ट वाला झाड़ू लगा के पौधों में डाल देती हूँ। बिल्कुल, वो खाद बन जाती है। हाँ। खाने का इनका क्या इंतजाम है?
मतलब आप सिर्फ चरने के लिए भेज देते हैं या घर में भी आप इसे हम देते हैं? गंजी में थोड़ा सा गेहूं, बचा वाला चावल, खाना जो भी रहते हैं, सब्जी वगैरह का वेस्ट, छिलका, वो सब मिला के गंजी के साथ सुबह और शाम को देते हैं। 2 टाइम देते हैं। और पत्ती वगैरह जैसा जिंदाबली का थोड़ा मोड़ा फूल वगैरह जो भी पत्ती उनको खाने के लिए काट के बांध के देते, तो उससे पर्याप्त हो जाता है। पर्याप्त हो जाता है। चरने भी जाते हैं। चरने भी जाती हैं। उसके बाद कभी कोई बीमारी वगैरह आपने इनमें देखी? हाँ, कभी कभी होता है, साल में एक बार ठंडी से ठंड लग जाना जी, तो उनको थोड़ा आग लगा के धुआं देना, फिर उनको सेकना, ये सब करना पड़ता है। काबू में आ जाती है बीमारी? हाँ, नहीं आने से फिर सामने वेटनरी को बोलने से आके देख के मेडिसिन या इंजेक्शन लगा के भी जाते हैं। इनमें कोई वैक्सीनेशन कभी दिया गया है आपने अपनी बकरियों को? उन लोग आके बोलने से वेटनरी वाला लोग आके लगाते हैं, लगा के दे जाते हैं। बकरियों से आपको क्या फायदा है? बकरियों से फायदा है, उनका मांस बेचते हैं जी, फिर उनका दूध भी बहुत लोग मेडिसिन के थ्रू से यूज करते हैं, तो वो भी लेने के लिए लोग आते हैं। बिल्कुल। तो एक बकरा जो है वो कितने तक में बिक जाता होगा? अभी तो हम लोग से तो 8,000 ऐसा सब लेते हैं। अच्छा है। उन लोग मार्केट में अपना मांस काट के बेचते हैं या तो उन लोग अपने बेचते हैं, हमारे यहाँ से आके इस तरह लेते। बहुत अच्छा है। तो कभी अगर जरूरत पड़ जाए अचानक से पैसे की, तो आप अगर एक बकरा भी बेच देंगे तो आपको मतलब खड़े पैर जो पैसे का इंतजाम है वो आराम से हो जाता होगा। हो जाते हैं आराम से, है ना? तो मिला जुला कर पशुपालन और सब्जियों की खेती और फलों से आपको एक अच्छी इनकम जो है वो हो रही है, जिससे कि आपने बताया कि आपका घर परिवार जो है वो उसी से चल रहा है। आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास जमीन है और है ना वो खेती से अभी तक नहीं जुड़े हैं? मैं कहना चाहती हूँ सबको कुछ न कुछ करना चाहिए, जो हमारे वेस्ट चीज जो भी है सबको यूज कर सकते हैं। फिर अगल बगल थोड़ा बहुत पौधा लगा सकते हैं, जो जगह बचा वाला है उसमें कुछ न कुछ छोटे से पौधा या कुछ भी लगाना है जो यूटिलाइज कर सकते हैं। जमीन जो भी वेस्ट बचा वाला है उसमें धीरे धीरे आप लोग कुछ भी जरूरत के सामान जो घर पे हम लोग लगा सकते हैं, जैसे धनिया पत्ती हो, पुदीना हो, थोड़ा मोड़ा साग लगा सकते हैं। उससे आपको अपना इनकम भी हो जाएगा, घर भी चल जाएंगे, किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जगह का भी यूटिलाइज हो जाएगा। हाँ, हर तरह से फायदा है जी। बहुत अच्छी बात आपने बोली और आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने इतनी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। कृषि कार्यों से आत्मनिर्भरता। किसान साथियों, अभी आपने टोगापुर मायाबंदर की रहने वाली श्रीमती जय लक्ष्मी जी से की गई ये बातचीत सुनी। और भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो साथियों, हम आपको बता दें कि आज कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे पूछा था बीजू नारियलों के चुनाव का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है बीजू नारियल के चुनाव का सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल तक का होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी। और साथियों, इसी के साथ आज के लिए किसानवाणी की इस संध्या को अब हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।